हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं फजन्स रूल। ठीक है, कौन सा रूल? फजन्स रूल। फजन्स रूल, ये रूल क्या हमें कहता है? ये दिस रूल इज यूज्ड टू qualitatively estimate the covalent character present in any ionic compound. According to Fajans, there is no ionic compound which is 100% ionic. There is no ionic compound which is 100% ionic. ठीक है, तो यही इनका स्टेटमेंट है। इन्हीं सब चीजों से हम आगे बढ़ते हैं, तो पहले इस बात को ही लिख लिया जाए। ठीक है, there is no ionic compound which is 100% ionic. कोई भी आयोनिक कंपाउंड आपका 100% आयोनिक नहीं होता है। तो 100% आयोनिक किसको कहते हैं? ठीक है, 100% आयोनिक कंपाउंड किसको कहा जाता है, इस चीज को हमें सीखना है। कोई भी कंपाउंड आपको 100% आयोनिक कहा जाता है अगर उसके कटायंस एंड अनायंस बोथ आर परफेक्ट स्पेयर्स। दोनों को दोनों क्या हो? परफेक्ट स्पेयर्स हो। इस बात को भी लिख लिया जाए। Compound is said to be 100% ionic if a compound is said to be 100% ionic if both the cation and anion are परफेक्ट स्पेयर्स। दोनों को दोनों क्या हो? परफेक्ट स्पेयर्स हो। ठीक है, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। ठीक है, ये है आप मान लो एक कटाइन है, एक अनाइन, कुछ ले लीजिए, A प्लस है, B माइनस। अगर ये दोनों को दोनों परफेक्ट स्पेयर्स हो, ठीक है, और वैसे केस में इसका रेडियस ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है, अगर ये दोनों परफेक्ट स्फीयर है तो आपको DAB मस्ट बी इक्वल टू रेडियस ऑफ कटाइन एंड रेडियस ऑफ अनाइन। ये किसके लिए होगा? कंडीशन फॉर 100 कंडीशन फॉर 100% आयोनिक कैरेक्टर। तो यहां से एक चीज सीखे, पहली बात कि देयर इज नो कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड विच इज 100% आयोनिक। ये इनका स्टेटमेंट था। सवाल ये उठता है कि 100% आयोनिक किसको कहा जाए? तो 100% आयोनिक कंपाउंड उसको कहा जाता है
जिसके सारे आयंस कटायन एंड एनायन सारे के सारे आपको परफेक्ट स्फेयर्स होने चाहिए, ठीक है। और वैसे केस में आपको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपको रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन के समेशन के बराबर होना चाहिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं 100% आयनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। लेकिन होता यहाँ पर यह है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी ओर डिस्टॉर्ट करता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी ओर कुछ डिस्टॉर्ट करता है कुछ इस तरह से। और यहां पर आपको ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। क्या होता है यहां पर आपको ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा और यही से राइज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। कोवैलेंट कैरेक्टर यही से आपको डेवलप होता है, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या इसको कहा जाता है डिस्टॉर्शन और डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। क्या होता है यहाँ पे डिस्टॉर्शन और डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है और इस डिस्टॉर्शन और डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के कारण ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है व्हिच गिव्स राइज टू कोवैलेंट कैरेक्टर। तो मेनली यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड होगा, मेनली यहाँ पर आयोनिक नेचर होगा। क्यों? क्योंकि आयंस एक दूसरे से इंटरेक्ट किए, तो मेनली यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर होगा। but due to this overlapping of electronic cloud there is some covalent character present there और इस कोवैलेंट कैरेक्टर के कारण यहाँ पर कोवैलेंसी थोड़ा सा आ जाता है, आयोनिक कैरेक्टर थोड़ा घट जाता है और उसके कॉस्ट पर कोवैलेंट कैरेक्टर आपको बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरीके से मतलब हम लोग को पजांस रूल को सीखना रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अगर देखें तो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को इसका न्यूक्लियस डिस्टॉर्ट करता है और इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को इसका न्यूक्लियस डिस्टॉर्ट करता है और इसीलिए ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है और यही इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड का यहाँ पर स्लाइड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात हम और जान लेंगे कि जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का ओवरलैपिंग होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा और आयोनिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। नोट कर लीजिए इसको, मोर इज दी distortion in electronic cloud, more is the distortion in electronic cloud, greater is the covalent character and smaller is the ionic character। जितना ज्यादा आपका कोवैलेंट कैरेक्टर होगा आयोनिक कैरेक्टर आपका उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किन बातों पर डिपेंड करता है? डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्टॉर्शन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहला आपका है पोलराइजिंग पावर।
पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर क्या होता है? ठीक है, जिसे मान लिया जाए कि कोई एक आयन है और ये दूसरा आयन है, कोई एक आयन है और ये दूसरा आयन है। ये आयन कितना ज्यादा एक्सटेंट के साथ इसको पोलराइज करता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करता है, वो इसका पोलराइजिंग पावर है। इसी तरीके से ये आयन इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को कितना ज्यादा डिस्टॉर्ट करता है, वो इसका पोलराइजिंग पावर होता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए। इट इज द ability to distort the electronic cloud of other ion. It is the ability to distort the electronic cloud of other ion. More is the ability, more is the polarizing power. एक और बात पर डिपेंड करता है, वो आपका है पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी क्या है? पोलराइजिबिलिटी आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, सहने की क्षमता, सहनशीलता। जैसे मान लो ये दो बच्चे हैं, एक ये है और एक ये है, आप दोनों को प्यार से गाल छू लीजिए इस तरह से, इसका भी और इसका भी। कई बार ऐसा होता है कि इसमें से एक रोने लगता है, आप गाल छू लिए इसलिए, और एक हंसने लगता है, इवन आपका हाथ भी पकड़ लेता है। तो जो आपको रोने लगा उसमें सहने की क्षमता कम है, और जो आपका हाथ पकड़ लिया उसमें सहने का क्षमता ज्यादा है। ये मेरे ऊपर नहीं डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उनके एबिलिटी के ऊपर। यही आपका पोलराइजिबिलिटी होता है, यही आपका क्या होता है? पोलराइजिबिलिटी होता है। यहाँ पर भी आप इस चीज को समझ सकते हैं, जैसे इसके मौजूदगी के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट हुआ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक दूसरा आयन भी अगर रख दिया जाए तो इन दोनों आयन में ज्यादा डिस्टॉर्ट कौन हुआ? जैसे ये देखिए, ये एक आयन है, ये दूसरा आयन है, ये तीसरा आयन है, ये A पॉजिटिव है, ये B1 निगेटिव है और ये B2 निगेटिव है। ठीक है, कुछ है इस तरह से। अब ये दोनों आयन डिफरेंट है। क्या जरूरी है कि इसके मौजूदगी की वजह से इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में डिस्टॉर्शन बराबर एक्सटेंट से हो? द आंसर इज नो। तो ये तो एजेंट तो दोनों के लिए सेम है, तो अब इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम या ज्यादा जो डिस्टॉर्ट होगा वो सोलली डिपेंड करेगा इनके एबिलिटी के ऊपर। तो कितना इजीनेस के साथ किसी का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द पोलराइजिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन। इस चीज का डेफिनेशन लिया जाए, इट इज द ease with which its electronic cloud gets distorted it is the ease with which its electronic cloud gets distorted in presence of other ion. More is the
मोर इज द पोलराइजिबिलिटी। तो ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक पोलराइजिंग पावर पर और दूसरा पोलराइजिबिलिटी पर। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि कटायन के लिए कौन ज्यादा सही है और अनायन के लिए ज्यादा सही कौन है। ठीक है, इस चीज को भी अब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कटायन के लिए कौन ज्यादा फैक्टर डोमिनेट करता है और अनायन के लिए कौन ज्यादा फैक्टर डोमिनेट करता है, इनको अब हम सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कटायन को डिटेल में हम लोग सीखते हैं। कटायन कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द loss of electron. It is formed by the loss of one or more electrons. इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगा तो इसका जेड इफेक्टिव जो आपका होगा वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जब भी लॉस होता है उसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो आयन में प्रेजेंट है वो और मोर स्ट्रांगली न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होंगे, है ना, और मोर कॉम्पैक्ट वे में वो न्यूक्लियस से बाउंडेड होंगे। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने से क्या होगा कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स are now more strongly attracted by the nucleus, है ना। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से और मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, इस कारण से मोर कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा इसका। ठीक है, डिफिकल्ट टू distort such compact structure। कितना अच्छा बन गया है। कटायन कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। इससे क्या होगा, तो जेड इफेक्टिव आपका इंक्रीज कर जाएगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से क्या होगा, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आर नाउ मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। ये भी सही बात है ना। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जब मोर स्ट्रांगली न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होगा तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अब और बढ़िया से अट्रैक्ट होने से कॉम्पैक्ट हो जाएगा। मोर कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, और ऐसे कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करना, डिस्टॉर्ट करना, डिफॉर्म करना डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट टू डिस्टॉर्ट सच कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, और जिसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना डिफिकल्ट है उसका पोलराइजिबिलिटी कम होगा। ठीक है, तो लेस पोलराइजिबिलिटी होगा इसका। लेस पोलराइजिबिलिटी होगा, प्लस एक चीज और देखिए, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसके कारण जेड इफेक्टिव जब ज्यादा होगा तो दूसरों के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को आप ज्यादा स्ट्रांगली खींचिएगा। ठीक है, इसीलिए जेड इफेक्टिव ज्यादा होने से पोलराइजिंग पावर आपका ज्यादा होगा। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर इसका ज्यादा होगा और पोलराइजिबिलिटी इसका कम होगा। तो कटायन के बारे में हम लोग को नोट क्या करना है, कटायन अगर रहेगा तो उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा लेकिन पोलराइजिबिलिटी उसका कम होगा। तो जब पोलराइजिबिलिटी उसका कम होगा, जो लेस इफेक्टिव है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, और मेनली हम लोग पोलराइजिंग पावर को ही लेकर चलते हैं। दिस इज टू बी कंसीडर्ड। ठीक है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं और इसको हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। इसी तरह से अनायन के बारे में थोड़ा सीखते हैं। ठीक है, किसके बारे में सीखते हैं, अनायन के बारे में थोड़ा सीखते हैं। अनायन कैसे बनता है?
It is formed by the gain of one or more electrons. इलेक्ट्रॉन को जब आप गेन करते हैं तो Z इफेक्टिव जो आपका होता है वो आपका डिक्रीज कर जाता है। Z इफेक्टिव क्या होता है, आपको डिक्रीज कर जाता है। और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होते हैं are now less attracted by the nucleus। इस कारण से लेस कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा और इस वजह से इजीली इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को इजीली डिस्टॉर्ट किया जा सकता है और इसीलिए इसका ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी होगा। पोलराइजेबिलिटी इसका ज्यादा होगा और इसका जेड इफेक्टिव कम होने के कारण, जेड इफेक्टिव कम होगा तो दूसरों के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को आप कम डिस्टॉर्ट कर पाइएगा, तो पोलराइजिंग पावर जो होगा, लेस पोलराइजिंग पावर इसका होगा। ठीक है, तो नोट करने वाला बात हमारे यहाँ क्या है कि अनायन हमें जब भी दे दिए जाए, अनायन हमें जब भी दे दिए जाए उनका पोलराइजिंग पावर जो होता है वो लेस होता है, लेकिन पोलराइजिबिलिटी जो होता है वो ज्यादा होता है। तो मेन इसके इसी फैक्टर को हम लोग कंसीडर करेंगे और इस फैक्टर को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे इसे। ठीक है, पोलराइजिंग पावर जो है अनायन का हम लोग नेग्लेक्ट किया करेंगे और उसका पोलराइजिबिलिटी को हम लोग कंसीडर किया करेंगे। इसीलिए आयोनिक कंपाउंड में ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। आयोनिक कंपाउंड में ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा अगर ओवरलैपिंग ज्यादा, और ओवरलैपिंग ज्यादा कब होगा, जब कटायन आपको ज्यादा पोलराइजिंग पावर का होगा और अनायन आपको लेस पोलराइजिंग पावर का होगा। कटायन आपको ग्रेटर पोलराइजिंग पावर का होगा और अनायन आपको लेस पोलराइजिंग पावर का होगा। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लेते हैं। एंड ionic compound has the greater covalent character if it has cation of greater covalent, cation of greater polarizing power and anion of greater polarizability। ठीक है, कटायन क्या होना चाहिए, उसमें अच्छा पोलराइजिंग पावर का होना चाहिए और अनायन क्या होना चाहिए, अच्छा पोलराइजिबिलिटी का होना चाहिए। अगर ऐसे आयन से आयोनिक बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पर ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब हमें ये जानना है कि पोलराइजिंग पावर कटायन किस बात पर डिपेंड करता है। पोलराइजिंग power of cation depends on
पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डिपेंड्स ऑन, किन बातों पर डिपेंड करता है? सबसे पहले चार्ज ऑन दी आयन, चार्ज, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम 3+ आयन, ठीक है, ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं। चार्ज जिसका ज्यादा होगा उसका जेड इफेक्टिव का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, चार्ज ज्यादा होगा, लिख सकते हैं सीधे लिख लीजिए, चार्ज जिसके ऊपर ज्यादा होगा वो दूसरे अनायन का, यानी अनायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लॉड को ज्यादा से डिस्टॉर्ट करेगा। चार्ज ज्यादा है तो पोलराइजिंग पावर आपका ज्यादा होगा, ठीक है, जैसे सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है इसलिए ये सबका सेम है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, यानी कि चार्ज जिसका ज्यादा है पोलराइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। तो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर आपका इस तरह से दिया जा सकता है, ठीक है। दूसरा साइज, साइज साइज में आप देख सकते हैं कि जैसे आपका मान लीजिए ये है, ये एक अनायन है, ठीक है, अब बराबर चार्ज का ये एक कैटायन है और ये भी एक कैटायन है, इन दोनों का चार्ज सेम है, ठीक है। आप एक चीज गौर करके देखें कि इस केस में न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के ज्यादा नजदीक है और इस केस में न्यूक्लियस इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से ज्यादा दूर रहने से इसका डिस्टॉर्शन या डिफॉर्मेशन कम होगा, यहां डिस्टॉर्शन और डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो इसमें हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि साइज जितना छोटा होगा, ठीक है, पोलराइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। साइज जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर आपका उतने ही ज्यादा आपको होगा, ठीक है। और तीसरा चीज जो फैक्टर होता है वो है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में आप थोड़ा देखिए कि जैसे मान लीजिए कि हम पोटासियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, क्या होगा 3s2 3p6 होगा, ठीक है, और कॉपर प्लस आयन का लिखते हैं, क्या होगा 3s2 3p6 एंड 3d10। आप देख सकते हैं कि जितने भी सबसेल यहाँ है सारे के सारे फील्ड है ना, और यहाँ भी जितने सबसेल्स अवेलेबल है सारे के सारे फील्ड है, ठीक है। तो ये जो आपका होता है फील्ड सबसेल वाला, ये नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन होता है। किसका कॉन्फिगरेशन होता है? कॉन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस। मतलब ये है कि पोटासियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल देते हैं तो आप आर्गन जो उसके इमीडिएटली पहले होता है के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को एक्वायर कर लेता है। तो ये कॉन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस, और यहाँ पर इसके जितने भी सबसेल होते हैं सारे के सारे फुलिंग फील्ड होते हैं। लेकिन जब कॉपर का एटॉमिक नंबर की बात करें तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे
तो कॉपर प्लस बनता है, लेकिन ये किसी नोबल गैस को कन्फर्म नहीं करता है, जबकि इसमें भी सारे सब्सटेंस क्या है, फिल्ड है। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या करते हैं ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का खासियत ये होता है कि यहां पर S और P में इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक है। यहां पर आप कंपेयर करें तो 10 प्रोटॉन्स, यहां से जब आप यहां आते हैं तो 10 प्रोटॉन्स आपको न्यूक्लियस में बढ़ गए, लेकिन जो 10 इलेक्ट्रॉन्स आपको आया है वो D सबसेल में आया है, पुअर शेडिंग वाले सबसेल में आया है। यानी कि Z इफेक्टिव आपका बहुत बढ़ जाएगा, और Z इफेक्टिव जब आपको बहुत बढ़ जाएगा तो इसके कंपैरिजन में इसका Z इफेक्टिव काफी ज्यादा हो जाता है, और इसीलिए पोलराइजिंग पावर भी इसका काफी ज्यादा हो जाता है। तो इस बात को लिख लिया जाए, ड्यू टू पुअर shielding of 10 D electrons, Z effective of the ions having pseudo noble gas configuration is much more than similar ion of the same charge, is much more than similar ion of the same charge having noble gas configuration, having noble gas configuration। तो ऐसे कौन कौन से आयन्स हैं, ions having pseudo noble gas configuration, copper, silver, gold, zinc, कैडमियम एंड मरकरी। कौन कौन से आयन है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड एंड जिंक कैडमियम मरकरी। तो अगर हमें पोलराइजिंग पावर की अगर बात कर दी जाए, पोलराइजिंग पावर की बात की जाए तो कॉपर प्लस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, सोडियम प्लस से, लिथियम प्लस से, पोटासियम प्लस से, एटसेट्रा। इस तरह से पोलराइजिंग पावर इसका काफी ज्यादा होता है। वैसे आयन्स है जिनका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का हो, ठीक है। अब सीखते हैं हम लोग पोलराइजिबिलिटी ऑफ अनाइन। पोलराइजिबिलिटी ऑफ अनाइन, तो पोलराइजिबिलिटी ऑफ अनाइन दो बातों पर डिपेंड करता है, एक चार्ज पर, जैसे फॉस्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, क्लोराइड आयन। तो चार्ज जितना ज्यादा होता है, चार्ज जितना ज्यादा है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को उतना ही इजीली डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि उधर से तो न्यूक्लियस खींच रहा है, तो हमारे पास तो चार्ज ही ज्यादा है, निगेटिव चार्ज होगी तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तो ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा। तो चार्ज जितना ज्यादा है
पोलराइजेबिलिटी आपका उतना ही ज्यादा होगा। तो इस केस में अगर देखा जाए तो पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर आपका ये हो जाए। एक और चीज, साइज साइज जितना बड़ा होगा उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उतना ही न्यूक्लियस से दूर रहेंगे, उसको उतना ही इजीली डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो साइज ज्यादा है तो पोलराइजेबिलिटी उसका ज्यादा होगा। जैसे ऑक्साइड आयन से ज्यादा सल्फाइड आयन का होगा, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन, ये इनके पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर होगा। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं फजांस रूल के एप्लीकेशन। फजांस रूल के एप्लीकेशन, सबसे पहला एप्लीकेशन इसका ये है, ionic compound with greater covalent character had lesser मेल्टिंग पॉइंट। ये इस तरह से चलता है क्योंकि हम लोग आज तक एक जनरल स्टेटमेंट पढ़ते रहे कि आयोनिक कंपाउंड है, तो इतना जानने के साथ ही दिमाग में आ जाता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है कि नहीं? ऐसा आयोनिक कंपाउंड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये हमारे दिमाग में पहले से रहता है। लेकिन अब क्या हम लोग सीख रहे हैं कि आयोनिक कंपाउंड में भी कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। जब कोवैलेंट कैरेक्टर उसमें आ गया तो आयोनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो आयोनिक कैरेक्टर कम होने से मेल्टिंग पॉइंट जो था वो भी कम हो जाता है। क्योंकि आयोनिक कैरेक्टर के वजह से ही मेल्टिंग पॉइंट था, अब आयोनिक कैरेक्टर ही कम हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट भी आपका कम हो जाएगा। तो आयोनिक कंपाउंड विद ग्रेटर कोवैलेंट कैरेक्टर हैज लेसर मेल्टिंग पॉइंट। इस हिसाब से कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इन सबको अगर हम देखें तो अनायन तो सब जगह सेम है। कटायन देखिए, कटायन में सबसे पहले लोग कटायन का क्या देखते हैं? पोलराइजिंग पावर देखते हैं। पोलराइजिंग पावर, इनका चार्ज अलग अलग है, इससे ज्यादा पोलराइजिंग पावर इसका है और इससे ज्यादा पोलराइजिंग पावर इसका है। पोलराइजिंग पावर अगर कटायन का ज्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और कोवैलेंट कैरेक्टर यहाँ ज्यादा है इसलिए आयोनिक कैरेक्टर यहाँ कम होगा और मेल्टिंग पॉइंट आपका कम होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपका ये हो जाएगा। तो इसको हम कैसे सम अप करेंगे एक बार मैं आपको लिख दे रहा हूं, ठीक है? कि कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आयोनिक कैरेक्टर आपका कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट आपका कम होगा। इस चीज को आप ध्यान, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये आपको कम आएगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और कोई एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे कैल्शियम क्लोराइड एंड कैडमियम क्लोराइड है। ये कैल्शियम क्लोराइड है, कैडमियम क्लोराइड है, ये कौन सा है? ये आपको स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन वाला है, इसलिए इससे इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आयोनिक कैरेक्टर कम होगा, आयोनिक कैरेक्टर कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको ये हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी कोई नया केस लेकर के भी डिसाइड कर सकते हैं कि
कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, एक सेकेंड एप्लीकेशन इसका ये है कि आयोनिक कंपाउंड्स with greater covalent character are generally less soluble in water, less soluble water में होता है। यहां पर भी आप समझ सकते हैं आयोनिक कंपाउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि आयोनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल। अब आयोनिक कैरेक्टर ही गिरा दीजिएगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। इसी चीज को यहाँ पर सिखाया गया है। कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे Ag2O एंड Ag2S। कटायन तो दोनों जगह सेम, कटायन तो दोनों जगह सेम, ठीक है, लेकिन यहाँ अनायन ज्यादा बड़ा साइज का है, पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा, सॉल्युबिलिटी आपका कम होगा। ये इनके सॉल्युबिलिटी ऑर्डर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। और ले सकते हैं फेरस हाइड्रोक्साइड एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड। यहां पर भी आप देख सकते हैं कटायन आपको ज्यादा चार्ज का यहाँ है ना, चार्ज ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयोनिक कैरेक्टर यहाँ कम होगा, इसलिए सॉल्युबिलिटी भी यहाँ कम होगा। ठीक है, ये इनके सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं AgF, AgCl, AgBr एंड AgI। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर आप एक चीज देखिए, कटायन सब जगह सेम है, अनायन आपको यहाँ सबसे बड़ा, पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने से कोवैलेंट कैरेक्टर यहाँ पर ज्यादा होगा, आयोनिक कैरेक्टर कम होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पर ये हो जाएगा। मैं आपसे बता दूं कि इन चारों में केवल यही आपका वाटर सॉल्युबल होता है, बाकी ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, स्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। स्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब होता है लेस सॉल्युबल सॉल्ट, और इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट फॉर्म। ये मेनली ये सब जो सॉल्ट है वाटर में प्रेसिपिटेट फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, वाटर में सॉल्युबिलिटी इन सब का काफी कम होता है। ठीक है, एक थर्ड एप्लीकेशन है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए देखिए बेरिलियम कार्बोनेट को पकड़ के चलते हैं। बेरिलियम जो होता है ये वेरी हाई पोलराइजिंग पावर इसका होता है। ठीक है, और ये आपका कार्बोनेट आयन है। कार्बोनेट आयन एक बड़ा आयन होता है, इसका पोलराइजिबिलिटी जो आपका होता है वो भी काफी बड़ा होता है, इसका पोलराइजिबिलिटी भी काफी बड़ा होता है।
इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कुछ इस तरह से होता है। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना शुरू करता है, स्ट्रेच करना शुरू करता है, खींचना शुरू करता है, जिससे ये परेशान हो जाता है, और अल्टीमेटली उस परेशानी से फ्री होने के लिए जबरदस्ती आप इसको खींचते रहिएगा तो ये भी परेशान हो जाएगा ना भाई। तो अपने आप को परेशानी से फ्री करने के लिए एक ऑक्सीजन इसको दे देता है, एक ऑक्सीजन ये इसको मिल जाता है और बनता है बेरिलियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस। क्या बनता है आपको? बेरिलियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस बनता है। ये कब पॉसिबल है? जब कटायन आपका हाई पोलराइजिंग पावर का। ठीक है, इस बात को लिख लिया जाए। इन metal carbonates, thermal stability increases down the group। मतलब बेरिलियम कार्बोनेट से ज्यादा थर्मली स्टेबल मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, स्ट्रोंटियम कार्बोनेट होगा और बेरियम कार्बोनेट होगा। और एग्जांपल देख सकते हैं, लिथियम कार्बोनेट होगा, सोडियम कार्बोनेट। ऐसा क्यों? वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं, खाली लिख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है कि the carbonate with cation of high polarizing power is thermally less stable। और ऐसा क्यों होता है? This is due to great distortion caused by the cation of high polarizing power. It dissociates into metal oxide and CO। इसी कारण ऐसा होता है। और एग्जाम्पल मेनली आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लास्ट एप्लीकेशन इसका एक और है रिगार्डिंग कलर। फोर्थ एप्लीकेशन कलर के बारे में ये कहता है कि दी आयोनिक कंपाउंड with cation of high polarizing power and anion of high polarizability are dark or
कलर। इसका कुछ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका है AgCl, AgBr एंड AgL। कोवैलेंट कैरेक्टर का अगर बात किया जाए तो अनायन यहाँ ज्यादा पोलराइजिबिलिटी का यहाँ है, सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर यहाँ पर, सबसे ज्यादा डीपर कलर इसका होगा। ये आपको व्हाइट कलर का होता है, ये आपको पेल येलो या लाइट येलो होता है, और ये आपका येलो कलर का होता है। ये बाबू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी तरीके से SnCl2 आपका व्हाइट कलर का होता है, लेकिन SnI2 आपका रेड कलर का होता है। SnCl2 आपका व्हाइट कलर का होता है, लेकिन SnI2 आपका रेड कलर का होता है। PbCl2 आपका व्हाइट कलर का होता है, लेकिन PbI2 आपका रेड कलर का। इस सब में देख सकते हैं कि अनायन का पोलराइजिबिलिटी बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ने से कलर उसका डीप हो जाता है, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ने से कलर उसका डीप होता है। फजांस रूल आपका इतना ही है। इस तरीके से आयोनिक कंपाउंड आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।